नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रुड़की में आईआईटी के एक पीएचडी छात्र का शव गंग नहर में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि छात्र पिछले 2 दिनों से लापता था, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। वहीं सोमवार को उसका शव गंग नहर से बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जानकारी छात्र के परिजनों को भी दे दी गई। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। ये कल रात हमें एक सूचना मिली, आसम नगर जो थाना मंगरौर क्षेत्र का गंग नहर का झाल है, वहाँ पर एक बॉडी मिली है जिसका आइडेंटिफिकेशन एक स्टूडेंट के तौर पर हो रहा है जो आईआईटी में पीएचडी का स्कॉलर था। तो अब कितने दिन पुरानी क्या ये पड़ताल का विषय है। आईआईटी से प्रथम दृष्टया ये सूचना मिल रही है हमें कि वो 2-3 दिन से मिसिंग था। सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार शाम को गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने स्वागत किया। मंगलवार को असम सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा के सीएम के तौर पर वो शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम बीजेपी के नेता गुवाहाटी पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के चलते अगस्त मुनि खेल मैदान में 2 हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एक हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ के सिरसी और दूसरा देहरादून से फाटा जा रहा था। गुप्तकाशी ऊखीमठ क्षेत्र में अचानक मौसम बिगड़ने और विजिबिलिटी कम होने पर पायलट्स ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित लैंडिंग की। दोनों हेलीकॉप्टरों में सवार पायलट समेत सभी 10 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं मौसम साफ होने के बाद दोनों हेलीकॉप्टरों ने सुरक्षित उड़ान भरी। राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां हर्रा वाला इलाके में उस वक्त हंगामा हुआ जब एक हार्डवेयर कारोबारी ने आरटीओ विभाग के एक दरोगा को अपनी ही दुकान के अंदर बंद कर दिया। दुकानदार का आरोप है कि आरटीओ का दरोगा पिछले काफी समय से हर महीने उससे 8,000 रुपए की वसूली कर रहा था और लगातार हो रही इस कथित उगाही से वो परेशान हो चुका था। सोमवार को जब दरोगा अपने महीने का हिस्सा लेने पहुंचा तो उसे दुकानदार ने बहाने से शॉप में बंद कर दिया। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं दरोगा का कहना है कि उस पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। जब हमारे से 5 साल से 8,000 रुपये महीना लेता है। अच्छा। और मेरे से नहीं, सारे देहरादून से वसूली करते हैं। 4 मोटरसाइकिलें नई समाज के पैसे की हैं, समाज का तेल फूकते हैं और इससे पूरे देहरादून की वसूली करते हैं। अच्छा। हाँ। तो आज आपने उसे बंदा खोलना दिया? हाँ जी, मैं तो इसके 5 साल से चक्कर में था, ये आज हाथ आया। वहीं आरटीओ की इन्फोर्समेंट टीम के तेगवाल पर लगे वसूली के गंभीर आरोपों पर उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने न्यूज 18 पर फोन पर बातचीत की और कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। परिवहन मंत्री का कहना है कि अगर आरोपों में सच्चाई है तो संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों पर एक्शन किया जाएगा। साथ ही पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती चुनौतियों पर पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम धामी ने भी लोगों से पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल की बात कही। तो कैबिनेट मंत्री ने स्कूटी खरीद ली और अब कांग्रेस ने बसों और टैक्सियों का किराया नहीं बढ़ाने की गारंटी मांगी है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें देहरादून की हैं और ये हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। सरकारी कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंत्री जी कार छोड़कर स्कूटर से घर पहुंचे। गणेश जोशी ने ऐलान किया कि अब लोकल कार्यक्रमों में वो इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करेंगे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट के दौर में ऊर्जा संसाधनों की बचत हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो मैं भी कहना चाहता हूं कि अपने जो हमारे
पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। सर, मंत्री और विधायकों या अफसरों को कुछ हिदायत दी जाएगी कि वे अपने फ्लीट कम करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से सभी लोग अपने आप उसका अनुसरण करेंगे। वहीं गणेश जोशी के स्कूटी चलाने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए पूछा है कि गणेश जोशी यदि इस बात की गारंटी दें कि बसों और टैक्सियों के किराए नहीं बढ़ेंगे तो उनके स्कूटी चलाने से हमें भी खुशी होगी। गणेश जोशी जी इस बात की गारंटी दे दें उनकी स्कूटी खरीदने से बसों के किराए नहीं बढ़ेंगे, टैक्सियों के किराए नहीं बढ़ेंगे, ये गारंटी दे दे वो, तब हमें उनकी स्कूटी खरीदने में खुशी होगी। बहरहाल गणेश जोशी के स्कूटी चलाने पर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दूसरे मंत्री भी इस तरह बचत करेंगे। दूसरी बात यह है कि मंत्री या सरकारी अधिकारी इस तरह हर दिन स्कूटर या इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे और उनके प्रोटोकॉल के साथ चलने वाले भी इसे अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाएंगे। न्यूज 18 के लिए टिहरी से भारती सकलानी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के आगाज से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा चुनावी वादा किया। कांग्रेस ने दावा किया कि सत्ता में आने पर वो उसे हर परिवार को एक महिला को नौकरी देगी जिस परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है। सोमवार को टिहरी में पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने न्यूज 18 से कहा कि कांग्रेस बीजेपी द्वारा महिला वोटर्स को चुनावी मौसम में इमोशनली खेलने नहीं देगी। कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरियों पर नहीं है उनको एक सरकार द्वारा आयोजित रोजगार से नवाजा जाए, ये अधिकार हम बहनों को दें। बजाय इसके कि चुनाव के समय बीजेपी हमारी बहनों के खातों में एक बार में 5-10 हजार रुपए डालने का काम करती है और उनके ठीक चुनाव के टाइम उनकी भावनाओं से खेलकर सत्ता में दोबारा वापसी करती है। असम में मैंने देखा कि यही हुआ, अन्य हरियाणा या कहीं और भी जगह, जो बिहार, सब जगह के चुनाव में यही सब होता है। तो ये ना हो के हम उन बहनों को इस रूप में मजबूत करना चाहते हैं, उनके अधिकार ये देना चाहते हैं कि अपने भाई को, अपने पति को, अगर बेरोजगार है और उसमें उस परिवार में कोई सरकारी सेवा में नहीं है तो एक रोजगार उस बहन को ये हक, ये अधिकार, ये ताकत कि वो अपने परिवार की एक रोजगार दिला सके। देहरादून में सोमवार सुबह नर्सिंग पास अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की मांग को लेकर राजधानी के परेड ग्राउंड में बनी लाखों लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए और उनके साथ देने के लिए कांग्रेस की नेता ज्योति रौतेला भी पहुंची। दिन भर तमाशा चलता रहा और देर शाम तक भी फिलहाल कोई समाधान नहीं निकला। हैरानी की बात यह कि इसी टंकी में दर्जनों भर अलग अलग संगठन के लोग चढ़े हैं और उन्होंने प्रशासन की जान सुखा दी है। सोमवार को एक बार फिर वही नजारा सामने आया तो सवाल उठा कि किस वजह से शहर भर में ऐसी पब्लिक सप्लाई वाली टंकियां की जो हिफाजत है वो नहीं की जाती। नर्सिंग अभ्यर्थी भी अपनी बातों पर अड़े रहे। हमारे देहरादून पुलिस वैसे लगातार सभी जो संभावित इनकी जितने भी इनके प्रोटेस्ट का जो मामला था उसको लेके हम लोगों ने अपनी तैयारियां की थी, पर उन जगहों पर सुरक्षा भी लगाई गई थी, पर पीआरडी जवान जो वहाँ सुरक्षा में लगा था उसको अनसुना करके इनके द्वारा ये टंकी पर चढ़े हैं। इनके द्वारा जो भी अपनी मांगों को मनाने का ये तरीका बिल्कुल असंवैधानिक है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएगी। फॉरेस्ट फायर सीजन में जंगल की आग बुझाते वक्त वन कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वन विभाग ने एक ऐसी जैकेट लेकर आया जिससे फॉरेस्ट कर्मचारी गर्मी में भी ठंडे रहेंगे। रिपोर्ट में दिखाते हैं। लगातार बढ़ते तापमान के बीच देवभूमि उत्तराखंड के जंगल आग से सुलगने लगे हैं। आग की इन लपटों को देखकर सरकार से लेकर वन महकमा तक चिंतित है। तापमान बढ़ने के साथ आग की घटनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में वन कर्मी जंगलों की आग आराम से बुझा सकें, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एयर कंडीशन कूलिंग जैकेट लेकर आया है, जिससे वन कर्मियों के शरीर आग की गर्मी के बीच भी ठंडे रहेंगे। इसका शुरुआती प्रयोग हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीजन में किया गया है। ये विशेष रूप से ये डिज़ाइन की गई है। इसमें जो पावर ऑपरेटेड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण ये जो है बॉडी का टेम्परेचर कम करती है और जो
जो हमारे फायर वॉचर हैं या जो फील्ड स्टाफ हैं, जो जब वनाग्नि नियंत्रण करते हैं तो वहाँ तापमान अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में जो हीट स्ट्रेस है, डिहाइड्रेशन है, थकान है, इसको कम करता है। आग बुझाने का काम करने वाले फॉरेस्ट के फ्रंट लाइन वर्कर भी इस जैकेट से बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें इसे पहनकर गर्मी में ठंड का एहसास हो रहा है। इस जैकेट में लगी 10,000 mAh की बैटरी पीठ पीछे लगे 2 पंखों के सहारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है। पिछले साल जैसे जंगलों में आग लग जाती थी, बहुत गर्मी महसूस होती थी, इस बार हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहीं जंगलों में अगर आग लग गई तो जंगलों में जैकेट पहन के हम अच्छी तरह आग बुझा सकते हैं और आग को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, पहले हमको सामना करना पड़ता था, आग लग गई है, काफ़ी गर्मी होती थी, तो अब ये जो जैकेट आई है एयर कंडीशनर प्लस वेस्ट जैकेट है। जैसे ज़्यादा अंदर गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो इसमें एक जैकेट ये दिया गया है, बैटरी दी गई है, और ये एयर कंडीशनर जैकेट है जिसमें 2 पंखे लगे जो अंदर की गर्म हवा भी बाहर फेंक रही है और अंदर काफ़ी ठंडा कर रही है। जाहिर है बिल्कुल नया प्रयोग है, दौर तकनीक का है, लिहाजा आग से बचने के लिए फॉरेस्ट तकनीक का सहारा ले रहा है ताकि मुश्किल समय में फॉरेस्ट कर्मचारियों की एनर्जी भी बरकरार रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ऊधम सिंह नगर के एसएसपी के निर्देश पर जिले के 2 थानों में धर्मांतरण और मतांतरण करने के आरोप में 13 लोगों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए। खटीमा में धर्मांतरण और मतांतरण करने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि नानकमत्ता थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ इनपुट्स हमारे पुलिस को प्राप्त हुए थे नानकमत्ता और खटीमा क्षेत्र से, जिसमें गैरकानूनी तरीके से मतांतरण एवं धर्मांतरण की कार्रवाई और गतिविधियां चल रही थी। इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिए गए हैं। उसी के क्रम में 1 मुकदमा नानकमत्ता थाने में और 3 मुकदमे खटीमा थाने में दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कुल 4 मुकदमों में 13 अभियुक्त नामजद हैं। नंदा देवी एक्सप्रेस से देहरादून से गाजियाबाद जाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई महिला प्रज्ञा सिंह को पुलिस ने 10 मई को बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया। लक्सर कोतवाली में हुई पूछताछ में युवती ने खुलासा किया कि केदारनाथ यात्रा से लौटते समय उसका पति से मनमुटाव हो गया था और गुस्से में आकर उसने कोच बदल लिया और लक्सर स्टेशन के पास अपना सिम कार्ड फेंक दिया ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। इसके बाद वो गाजियाबाद उतरकर सीधे पटना चली गई। प्रज्ञा सिंह ने किसी भी तरह के अपराध से इनकार करते हुए इसे अपनी मर्जी से उठाया गया कदम बताया है। नैनीताल समेत आसपास के पर्यटन स्थलों में अवैध रूप से संचालित हो रहे होम स्टे के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। जिलाधिकारी के निर्देश पर नैनीताल, भीमताल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर में छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां जांच में कई होम स्टे में नियमों का उल्लंघन हो रहा था। एसडीएम ने बताया कि कई संचालक अपने होम स्टे में नहीं रह रहे थे, जबकि नियमों के तहत संचालक का वहीं रहना जरूरी है। कई जगह पर पार्किंग की दिक्कत मिली। प्रशासनिक टीम ने सभी रिपोर्ट्स तैयार कर जिला अधिकारी को दे दी है। सत्यापन आख्या तैयार की जा रही है और उसके बाद नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कैंसिलेशन। अभी तक कितने अभी तक अलग अलग लोकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त रामगढ़ में भी टीम काम कर रही है, नैनीताल शहर में भी टीम काम कर रही है, भीमताल साइड में भी टीम काम कर रही है। तो ओवरऑल इस वक्त तक 10 से 15 होम स्टे को चेक किया जा चुके हैं। होम स्टे की जो बेसिक कंडीशंस है, लाइक ओनर का वहां रहना जरूरी है, उसी घर में रहना जरूरी है, किचन वही होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, रिसेप्शन नहीं होना चाहिए, इस तरह की वायलेशंस देखने को मिल रहे हैं। और नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। बागेश्वर में सरयू और गोमती पुलों की जर्जर स्थिति को देखते प्रशासन ने 15 मई को बाहरी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। उत्तर काशी के यमुनोत्री में एक यात्रा का ऑक्सीजन लेवल यात्री का कम हो गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने तत्काल यात्री को प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार रोड पर एक जेसीबी से खाई में गिरने के ड्राइवर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को खाई से निकाल लिया।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर एक यात्री की बाइक अचानक फिसल गई। हादसे में यात्री के पैर फ्रैक्चर हो गया। हरिद्वार में बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वालों को पुलिस ने कड़ा संदेश दिया और कई जब्त साइलेंसरों पर बुलडोजर चढ़ाकर उन्हें नष्ट कर दिया। ऊधम सिंह नगर के जिला पंचायत कार्यालय में बोर्ड बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी और विकास कार्य के प्रस्ताव रखे। ऋषिकेश में बाजार में समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो आवारा सांड बीच सड़क पर आमने सामने भिड़ गए। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार के बीसी ज्वेलर्स पहुंचकर मदर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। ज्वेलर्स के मालिक को ज्वेलरी डिजाइन में अवार्ड भी दिया गया। जोशीमठ के कई गोविंद घाट में जगह बारिश हुई। बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए। रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा में निगम आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कई लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। सबसे अधिक शिकायत खाद्य विभाग की देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर सोमवार को देहरादून के आर्मी कैंप गढ़ी कैंट में एक कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को याद किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि भारत की सेना का शौर्य दुनिया ने पहचाना। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। भारत की सेना का ताकत को पाकिस्तान ने माना, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेना के शौर्य पर भी सवाल खड़े करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों तक घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया और जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आंधी, तूफान और तेज बारिश का अलर्ट देखने को मिला, जिसमें देहरादून, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल जिलों में खास तौर पर अलर्ट है। प्रदेश में खराब मौसम के देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की गई कि वे यात्रा के दौरान मौसम की ताजा जानकारी लेने के बाद ही यात्रा का प्लान बनाएं। वहीं मौसम के अलर्ट को देखते हुए सीएम धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा। सीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। से हम पहले से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा, कुछ प्रकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं, तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रही अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं और विकास कार्यों की चर्चा हुई। बैठक में पीएमजीवीके योजना के तहत संचालित परियोजनाओं की प्रगति, लंबित बजट जारी करने और वर्ष 2025-26 की नई परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया। साथ ही प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में लंबित मामलों को निपटाने की भी मांग की गई। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।